आपके पास प्रोसेस है, कल आपने कैटलिस्ट पढ़ा था और कैटलिस्ट की जो है वो टाइप्स पढ़ी थी। आज आप जो है वो कैटालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है, और कैटालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपके पास कैटालिसिस है उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट है कि आपका जो फिजिकली जो आपका कैटलिस्ट है वो किस फेज में अवेलेबल है, और उस फेज को आपने कंपेयर करना है अपने रिएक्टेंट की फेज के साथ, ठीक है। जैसा कि अगर मैं कैटलिस्ट की जो फिजिकल स्टेट है उसको रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट के साथ कंपेयर करती हूँ, तो जो मेरे पास कैटालिसिस है उसकी 2 बेसिक टाइप्स हैं, एक होमोजेनियस कैटालिसिस और एक हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। तो जो आपके पास होमोजेनियस कैटालिसिस है, जो आपके पास फर्स्ट टाइप है, अगर उसकी हम जो है वो बात करते हैं, तो ये आपके पास कैटालिसिस की एक ऐसी टाइप है या कैटालिसिस का एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो आपका रिएक्टेंट और कैटलिस्ट होगा दोनों की फेज सेम होगी, यानी रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो हैं वो दोनों एक ही फिजिकल स्टेट में अवेलेबल होंगे, या दोनों गैशियस होंगे, या दोनों लिक्विड होंगे, या फिर दोनों सॉलिड होंगे। लेकिन दोनों के सॉलिड होने के जो आपके पास केसेस हैं वो बहुत कम है। मोस्टली आपके पास जो है ये जो होमोजेनियस कैटालिसिस होती है ये गैशियस और लिक्विड फेज में ऑब्जर्व की जाती है। अब इसमें एक एग्जांपल है, ये देखें आपके पास कि जब हम कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं तो दरमियान में आपके पास एक स्टेप होता है जिसमें आप सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है उसको प्लस करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, और जो आपके पास यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो आप अगर नोट करें तो जो आपका कैटलिस्ट है उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो गैशियस है, और आपके रिएक्टेंट्स जो है उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, गैशियस है। तो अगर आपके रिएक्टेंट्स और आपका कैटलिस्ट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, ठीक है, फिजिकल स्टेट कोई भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर सेम है फिजिकल स्टेट तो ऐसी कैटालिसिस को आप कहते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस, ठीक है। इसकी आपके पास कुछ और एग्जांपल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो भी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे भी आपके जो रिएक्टेंट्स हैं और जो आपका कैटलिस्ट है दोनों की फेज जो है वो सेम है। इसके साथ साथ जो है वो आपके पास अगर जो है वो एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, अगर आप उसका आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आपके पास जो रिएक्टेंट है और कैटलिस्ट है दोनों की फेज सेम है। तो ये आपके पास 3 एग्जांपल्स हैं होमोजेनियस कैटालिसिस की, जिसमें आपका जो रिएक्टेंट है और आपका कैटलिस्ट है उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो सेम है। और होमोजेनियस कैटालिसिस क्लास आपने याद रखना है कि ये 99% जो है वो लिक्विड या गैशियस फेज में होती है, ठीक है। इसकी सॉलिड फेज में ऑलमोस्ट नील एग्जांपल्स हैं आपके पास। क्लियर? अच्छा, मैम उसके बाद आयोडीन लिक्विड। आयोडीन का सोल्यूशन यहाँ पे यूज किया जाता है। ओके। तो यहाँ पे है आपके पास हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो है अब डेफिनेटली वो होमोजीनियस कैटालिसिस जो है उसका अपोजिट होगी, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि आपका जो रिएक्टेंट होता है और कैटलिस्ट होता है दोनों की फेज जो होती है वो डिफरेंट होती है, दोनों डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में अवेलेबल होती है। अब इसमें आपके पास एग्जांपल है कि अगर आप इथीन की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो आपको पता है कि इथीन और हाइड्रोजन दोनों गैसेस हैं, लेकिन जो आपका कैटलिस्ट है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, ठीक है। तो अब क्या हुआ, रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट जो है वो डिफरेंट हो गई, इसलिए हम कहते हैं कि ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। इसी तरह अगर आप हार्बर प्रोसेस के थ्रू जो है वो अमोनिया प्रिपेयर करते हैं, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसेस हैं जो कि आपका रिएक्टेंट है, लेकिन जो आपका कैटलिस्ट है वो आयरन मेटल है, सॉलिड है। तो ये भी आपके पास क्या है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। इसी तरह आपके पास जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो लास्ट एग्जांपल में आपने देखा है कि ये रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन ये इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड भी रिएक्ट कर सकते हैं, ये भी इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट है। तो वैनेडियम पेंटॉक्साइड जो है ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो होमोजीनियस कैटालिसिस है, लेकिन अगर वैनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। समझ आ गई? यस मैम। तो ये आपके पास होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का जो है ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, दोनों का विद रिस्पेक्ट टू फेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट। अब हम क्या करते हैं, इनका थोड़ा सा डिटेल्ड जो है वो कंपैरिजन आपने देखना है।
जिसमें होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में अभी हमने जो सबसे पहली बात की थी कि हमारे पास जो कैटलिस्ट की फेज है यहाँ पे होमोजीनियस कैटालिसिस में या वो लिक्विड होगी या फिर गैस होगी। लेकिन जो आपकी हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है उसमें आपका कैटलिस्ट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ये आपके पास होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का फर्स्ट डिफरेंस है। अच्छा, नंबर 2 पे हम ये कहते हैं कि जो ऑपरेटिव टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस जो है वो प्रोसीड करती है, ठीक है, उसको अगर आप देखें ऑपरेट करती है, तो जो आपके पास होमोजीनियस कैटालिसिस के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो लो है, लेकिन जो हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है उसके लिए आपको हार्श टेम्परेचर चाहिए होता है, हायर टेम्परेचर चाहिए होता है एज कंपेयर टू होमोजीनियस कैटालिसिस। ये डिफरेंस समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, नंबर 3 पे आप देखें जो आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स है। असल में होता क्या है कि आपने वो जैसे यहाँ पे आपके पास जो है ना ये कैटालिसिस के रिस्पेक्ट से आर्हीनियस इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने थर्ड सेमेस्टर में फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ी थी, जिसमें आपने कहा था कि रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो कोलाइड करें और कोलाइड करने के बाद जो है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी का एक्सचेंज करें। ठीक है, इस प्रोसेस को आप डिफ्यूजन कहते हैं उस वक्त जब आपके दोनों रिएक्टेंट्स गैसेस हों। ठीक है, या आपके रिएक्टेंट्स जो हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके पास फ्री मूवमेंट की कैपेबिलिटी है। तो डिफ्यूजन का तो पता है ना, डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? से लो फिल्ट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का यस मूव यस होना। यस, मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। तो जो होमोजेनियस कैटालिसिस होती है उसमें हमने कहा है कि मोस्टली हमारे पास गैस या लिक्विड फेज जो होती है वो कैटलिस्ट की अवेलेबल होती है। तो आपके जो रिएक्टेंट्स और जो आपका कैटलिस्ट होता है बेसिकली वो क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज कर रहे होते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस के केस में। और यहाँ पे भी करते डिफ्यूज ही हैं। डिफ्यूज करने के बाद वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अचीव करते हैं जो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होती है, तब वो आपस में जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो डिफ्यूजन है वो इजी है और फास्ट है। उसकी रीज़न क्या है कि जो दो फेजेस आप यूज़ कर रहे हैं कैटलिस्ट के लिए, लिक्विड और गैस, उसके मॉलिक्यूल्स के पास पहले से सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। अगर पहले से सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब ये है कि वो उसके मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करेंगे और इजीली एक दूसरे के अंदर जो है वो डिफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो आपके पास हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है उसमें जो आपका रिएक्टेंट और कैटलिस्ट है उसकी जो डिफ्यूजन है वो स्लो होगी, क्योंकि यहाँ पे आप क्या होना है, एक सॉलिड ने एक लिक्विड के अंदर डिफ्यूज होना है, या एक सॉलिड ने गैस के अंदर डिफ्यूज होना है, या गैस ने लिक्विड के अंदर डिफ्यूज होना है, या लिक्विड ने सॉलिड के अंदर डिफ्यूज होना है। तो इस केस में फेज डिफरेंस जो है वो आपके पास जो है वो सिग्निफिकेंट है। तो जो आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो स्लो हो जाएगा। समझ आ गई? जी मैम। उसके बाद है आपके पास एक्सटेंट ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, कि जब आपका कैटलिस्ट और आपका जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करेगा तो उस वक्त आपके पास कितनी जो है एनर्जी ट्रांसफर होगी, क्योंकि हीट आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो कितनी एनर्जी आपके पास ट्रांसफर होगी। ठीक है, वो डिपेंड करती है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो कितना एफिशिएंटली जो है वो अपने कैटलिस्ट के साथ जो है वो बाइंडिंग क्रिएट कर सकता है। तो आपका कैटलिस्ट जो है वो होमोजीनियस कैटालिसिस के केस में, क्योंकि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होता है, तो वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको ट्रांसफर करता है। तो होमोजीनियस कैटालिसिस के केस में कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के दरमियान जो है वो हाई कंटेंट ऑफ हीट जो है उसका ट्रांसफर होता है, हायर हीट ट्रांसफर होता है या एनर्जी एक्सचेंज होता है। लेकिन जहाँ पे आपके पास जो एनर्जी एक्सचेंज या हीट ट्रांसफर होगा वो लो होगा हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। क्लियर? Yes, ma'am. उसके बाद है आपके पास जो एक्टिव साइट्स की नेचर होगी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस के अंदर। ठीक है, वो उसकी बेस पे आपका फिफ्थ डिफरेंस क्या है कि जो होमोजीनियस कैटलिस्ट के केस में या होमोजीनियस कैटालिसिस के केस में आपके पास जो कैटलिस्ट होगा उसकी सरफेस के ऊपर जितने भी एक्टिव साइट्स होंगी
ठीक है, जितने भी उसके एक्टिव पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे वेल डिफाइंड होंगे, यानी उनकी पोजीशन डिफाइंड होगी, उनकी डेंसिटी डिफाइंड होगी, उनकी नेचर डिफाइंड होगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ डिफाइंड होगा, उनकी स्ट्रक्चर डिफाइंड होगी। लेकिन जो आपके पास हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है उस केस में आपके जो एक्टिव साइट्स होंगे, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे सरफेस के ऊपर। हर एक्टिव साइट जो है उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है, किसी की हर एक्टिव साइट की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी, ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी जो है वो दूसरी एक्टिव साइट की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से डिफरेंट हो सकती है, जिसकी बेस पे डेफिनेटली उसकी रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होगी। क्लियर? डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड, इस टर्म की समझ आ गई? उसके बाद आपके पास जो सिक्स डिफरेंट है उसको हम कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अच्छा, जो होमोजीनियस कैटालिसिस में कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है, उसकी रिसाइकलिंग का ऑप्शन होता है आपके पास कि एक दफा यूज हो गया आप उसको रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी जो रिकवरी है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी उसमें आपको कोई ना ज्यादा टाइम देना पड़ेगा ना ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो जो लेकिन जो आपके पास हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, ठीक है, उसकी भी रिकवरी पॉसिबल है, क्योंकि रिकवर आपका ये जो रीजनरेशन होती है कैटलिस्ट की वो एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जो हर किस्म के कैटलिस्ट के अंदर होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास होमोजीनियस के केस में जो रिकवरी होती है कैटलिस्ट की वो इजी होती है और उसके लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है उसके अंदर जो रिकवरी होती है वो डिफिकल्ट होती है और उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगती है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। क्लियर? Yes, ma'am. क्योंकि इसमें आपको एक दफा कैटलिस्ट यूज हो गया है तो उसको दोबारा रिकवर करने के लिए एक कम्प्लेक्स प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, और इसमें आपको एक सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है उसको रिकवर करने के लिए। नंबर 7 पे आपके पास क्या है कि यहाँ पे अगर आपके पास होमोजीनियस कैटालिसिस में कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ठीक है, तो आप इजीली उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी स्ट्रक्चर है, उसकी शेप है, उसका जो मॉड ऑफ यूज है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट आप एक यूज कर रहे हैं, वो एक फार्म में जो है वो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा, आप उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको दूसरी फार्म में यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर कैटलिस्ट जो है वो एक सपोज उसके लिए आपके पास एक प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैटालिसिस एक्चुअली आपके पास एक पूरी फील्ड ऑफ रिसर्च है जिसमें डिफरेंट किस्म के कैटलिस्ट जो है वो ट्राई करके देखा जाता है कि कौन सा मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट है। तो जो आपके पास हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होगी उसमें सपोज आपने फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्ट किया है, आपका कैटलिस्ट जो है वो उसमें वर्किंग पोजीशन में नहीं आया, आप उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको किसी सेकंड ऑप्शन में यूज नहीं कर सकते। बात की समझ आई? मैम दोबारा बता दें। इसमें मैंने ये बताया है कि आप सपोज कैटलिस्ट को यूज कर रहे हैं, आपने क्या किया, पहले कैटलिस्ट जो है वो आपके पास जो है सपोज गैशियस कैटलिस्ट आप यूज कर रहे थे, ठीक है, पहले आपके पास गैशियस कैटलिस्ट जो है उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो उनका प्रेशर लो था, लो प्रेशर पे आपने उनको कंट्रोल किया और रिएक्ट करवाया, ठीक है, लेकिन आपका रिक्वायर्ड फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है, अब आप उसका प्रेशर इन्हांस करके, ठीक है, उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ला के, थोड़ी सी कोई और एक्टिवेटर या कोई और स्पीशी ऐड करके, ठीक है, क्या कर सकते हैं, दोबारा ट्राई कर सकते हैं, एक और चांस ले सकते हैं उसको यूज करने का। लेकिन जहाँ पे एक दफा जो आपने जैसे आपने वो हाइड्रोजिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, वो आपके पास हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की एग्जांपल है कि निकल की सरफेस के ऊपर जो है आपके हाइड्रोजन और जो है वो इथीन जो है वो रिएक्ट करते हैं। अब सपोज किसी वजह से हाइड्रोजन और इथीन जो है वो निकल की सरफेस के ऊपर रिक्वायर्ड फंक्शन नहीं कर रही, तो आप निकल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करके उसको दोबारा से ट्राई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एक दफा उसका यूज सक्सेसफुल नहीं है तो बस सक्सेसफुल नहीं है, उसको आप जो है वो दोबारा से किसी और मॉडिफिकेशन से यूज नहीं कर सकते कि निकल सॉलिड फेज में ना यूज करें, लिक्विड में यूज कर लें, या लिक्विड में यूज ना करें गैशियस में यूज कर लें, ये ऑप्शन आपके पास नहीं है। बात की समझ आई? जी मैम ठीक है। निकल को आपने सॉलिड फॉर्म में यूज करना है, सॉलिड फॉर्म में यूज हो गई हाइड्रोजनेशन में तो हो गई, अदरवाइज आप उसको
उसकी फिजिकल स्टेट में मॉडिफिकेशन लाके, यानी आप उसको लिक्विड फेज में या गैसियस फेज में यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका कैटलिस्ट अगर एक फॉर्म में काम नहीं कर रहा, आप उसके अंदर कोई फिजिकल या केमिकल मॉडिफिकेशन लाके एक और चांस ले सकते हैं उसको यूज करने का। उसके बाद जो है मैम ये वो 6 वाला भी दोबारा बता दें। कॉस्ट इफेक्टिवनेस। यस मैम। अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस में क्या है कि हमने ये कहा है कि आपका कैटलिस्ट जो है वो रीजनरेट हो जाता है एंड पे। कल हमने बात की थी कि कैटलिस्ट एंड पे रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो रीजनरेशन है ना, वो भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यानी कैटलिस्ट आपका एक दफा रिएक्शन के अंदर यूज हुआ है, फिर बेशक वो रीजनरेट हो जाता है, लेकिन रीजनरेट आपको करना पड़ता है, पर्टिकुलर कंडीशंस उसको देख के रिकवर करना पड़ता है। अब कुछ आपके कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जिनकी रिसाइकलिंग इजी होती है और वो इजीली रिकवर हो जाते हैं, ठीक है, लो कॉस्ट पे, लो टाइम। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जो रीजनरेशन का प्रोसेस होता है वो कम्प्लेक्स होता है, ठीक है, वो टाइम भी ज्यादा लेता है और मल्टीपल स्टेप्स उसके अंदर होते हैं, और वो सारे के सारे जो होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं। तो जाहिर है दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, दोनों की रिकवरी में। तो जो आपका होमोजीनियस कैटालिसिस होता है उसकी जो रिसाइकलिंग होती है, ठीक है, एक तो वो लॉन्ग टर्म होती है, सॉरी शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता और उसको रिकवर करना आसान होता है क्योंकि उसको रिकवर करने का प्रोसेस इजी होता है। जैसे वो आपने देखा था ना फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में, आपने देखा था कि आपका जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ठीक है, उसकी जो आपको दिखाई गई थी रीजनरेशन का प्रोसेस, दिखाया गया था ना, यस मैम। ठीक है। आपका कैटलिस्ट जो है वो बेसिकली कि आपने एंड पे देखा था कि वो आपका जो एल्यूमिनियम है, जो आपकी एंड पे एल्यूमिनियम थी वो आपकी इस फॉर्म में थी। आपका एल्यूमिनियम कैटलिस्ट जो है वो AlCl3 की फॉर्म में आपने ऐड किया था, ठीक है, और लास्ट स्टेप में वो जाके AlCl4 में कन्वर्ट हो गया, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना था, रीजनरेट करके दोबारा इस फॉर्म में लेके जाना था, ठीक है, कैटलिस्ट को आपने दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना था। अब आपने क्या करना है कि इसको इस तरह की कंडीशंस प्रोवाइड करनी है कि ये अपनी 1 कैलोरीन रिलीज करे, ठीक है, और अगर ये अपनी 1 कैलोरीन रिलीज करता है तो उस कैलोरीन के पास दोबारा एक सुटेबल रिएक्टेंट के पास जाके रिएक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए। तो वो जो आपको एक मैकेनिज्म उसके अंदर दिखाया गया है, ठीक है, वो उसका जनरल मैकेनिज्म है, लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए भी आपने कंडीशंस प्रोवाइड करनी, तब आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड दोबारा इस फॉर्म में रिसाइकल होगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास हेटेरोजेनियस कैटालिसिस होती है उसमें जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है वो कम्प्लेक्स होता है, लेकिन होमोजीनियस कैटालिसिस में आपका जो कैटलिस्ट होता है उसको रिसाइकल करने का प्रोसेस जो होता है वो इजी होता है, ठीक है। अब इजी भी है, अगर टाइम भी कम लग रहा है, डेफिनेटली सिंपल है तो उसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी, लेकिन अगर टाइम भी ज्यादा लग रहा है और कन्वर्ट करने का प्रोसेस भी कम्प्लेक्स है, हर स्टेप पे आपको एक नया केमिकल चाहिए, एक नई मशीन चाहिए, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं रहेगा। मैम ये जो आप बता रही हैं ये जो स्लाइड में उल्टा नहीं लिखा हुआ? ठहरे मैं 1 मिनट आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, बोलें। क्योंकि मैम आप कह रही हैं शॉर्ट टर्म है, इधर लॉन्ग टर्म लिखा हुआ कहाँ पे लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है? है, ये लॉन्ग ड्रॉन मैम लिखा हुआ है। आप कह रही है ना कि होमोजीनियस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग, अच्छा यहाँ पे इजी टू लॉन्ग रिकवर होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। लॉन्ग ड्रान जो है ना, इसका यहाँ पे मतलब है कि इसको बड़े अरसे से ज्यादा यूज टाइम किया जा, लगेगा। यहाँ पे लॉन्ग अच्छा, ड्रान का मतलब है कि बड़े अरसे से यूज किए जा रहे हैं या ज्यादा इनकी यूटिलाइजेशन है, इसका फिर यहाँ पे लिखा है मतलब टाइम। हार्ड टू रिकवर स्पेंट कैटलिस्ट। हार्ड टू रिकवर रिसाइकलिंग मेथड्स आर लॉन्ग ड्रान एंड इट इज हार्ड टू रिकवर स्पेंट कैटलिस्ट, और यहाँ पे दीज कैटलिस्ट आल्सो रिक्वायर reactivating treatment process but still quite cost effective. हम्म, वैसे मेरे ख्याल में आपकी बात भी वैसे ठीक है जैसे आप कह रही हैं, इसको मैं एक बार वेरीफाई कर लेती हूँ, फिर हो सकता है कि उलट हो गया हो। आपकी बात ठीक है, वैलिड है, ओके मैम। क्योंकि ये सिंपलर होता है, लेकिन एक दफा मैं वेरीफाई कर लूँ क्योंकि मुझे भी अब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है यहाँ पे।
मैं आपको वेरीफाई करके इसको कंफर्म कर दूंगी, अभी इसको जो है वो आप एज इट इज रहने दें, नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको बता दूंगी इसका। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो जनरल आपके पास बिहेवियर होता है ना, ये होमोजीनियस कैटालिसिस जो होती है ये सिंपलर होती है, और जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होती है इसका मैकेनिज्म जो होता है वो कम्प्लेक्स होता है, तो डेफिनेटली उसको रिकवर करना भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो उस लिहाज से फिर इसको इधर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं इसको एक बार वेरीफाई कर लूँ फिर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैम इस जो वक्त मैं लिखा हुआ है वैसे ये भी ठीक हो सकता है कि जब इधर फेज उनका सेम होगा तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि रिएक्टेंट के साथ वो कैटलिस्ट शायद मिक्स हो जाए कुछ उसकी थोड़ी सी अमाउंट। पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं अब इस वक्त जो है ना वो वाकई वो वैलिड बात कर रही है, इसलिए मैं विदाउट कंफर्मेशन कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, इस पॉइंट को फिलहाल पॉइंट नंबर 6 को आप छोड़ दें। ओके अच्छा, पॉइंट 7 पे आप आ जाएं। ठीक है, इसमें ये जो मॉडिफिकेशन इजी है और कम्प्लेक्स है इसकी समझ आ गई थी। जी मैम। और नीचे ये लिखा हुआ है कि मॉडिफिकेशन डिपेंड किन फैक्टर से करती है, जो होमोजीनियस कैटालिस्ट है उसकी जो मॉडिफिकेशन है वो डिपेंड करती है ट्यूनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक प्रॉपर्टीज ऑन मेटल, कि मेटल की सरफेस की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज है, आप कहते हैं कि मेटल की सरफेस के ऊपर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी सम टाइम हो सकती है। तो जो आपकी मॉडिफिकेशन होती है ना वो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आपकी सरफेस की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसी है और स्टेरिक हिंड्रेंस कैसी है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सरफेस होती है आपकी और जो स्टेरिक प्रॉपर्टीज होती हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट के केस में, उसको डील करना आसान होता है, क्योंकि आपके पास जो फिजिकल स्टेट होती है ना कैटलिस्ट की वो होती है लिक्विड या फिर गैसियस, जिसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पहले इजीली अवेलेबल होते हैं, तो थोड़ी बहुत एनर्जी या सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करके आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक या स्टेरिक प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसकी मॉडिफिकेशन आसान है। लेकिन जहाँ पे आपके पास क्या होता है कि आपको जो मालिक्यूल की एक्टिव साइट होती है पूरी सरफेस के ऊपर, जो आपकी एक्टिव साइट्स हैं, आपको मालिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ता है। हर मालिक्यूल ने सरफेस के ऊपर अपनी एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट बनाई हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने किसी एक्टिव साइट की नेचर के अंदर किसी किस्म का चेंज लेके आना है तो आपको मालिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा, और मालिक्यूलर लेवल पे जाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है आपको। उसके लिए जो है वो कॉस्टली मशीनरी और एडवांस मशीनरी चाहिए होती है, क्योंकि आपको पता है कि मालिक्यूल जो है वो वेरी 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 माइनर पार्टिकल है। ठीक है, जिसको अप्रोच करना, उसको ट्रेस करना, उसकी पोजीशन को जो है वो आइडेंटिफाई करना, ठीक है, फिर उसको लोकेट करने के बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज को चेंज करना, उसकी स्टेरिक को कंट्रोल करना, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कैटेलिस्ट की मॉडिफिकेशन जो है वो डिफिकल्ट है। क्लियर? मैम ऊपर लिखा था कि कैटलिस्ट की फेज होमोजीनियस में होती है, लिक्विड या गैस, तो मेटल सॉलिड है ना। हाँ जी, मेटल सॉलिड होती है। तो ऊपर हमने फेज डिफाइन की थी कि लिक्विड या सॉलिड। हाँ जी, यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि लिक्विड या गैस है आपके पास। ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स तो पहले ही आपके पास आइसोलेटेड फॉर्म में अवेलेबल है। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो डेफिनेटली वो एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे अवेलेबल होंगे, पहले ही आइसोलेटेड फॉर्म में है। ठीक है, एक दूसरे से दूर हैं, आपको उनको एक दूसरे से आइसोलेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। ठीक है, अगर वो एक दूसरे के क्लोज होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप उनके दरमियान उनका प्रेशर कम कर दें तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है उनका डिस्टेंस एक दूसरे से इंक्रीज कर जाएगा और स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे आपने क्या करना है कि पहले उस एक्टिव साइट को अप्रोच करना है। ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्योंकि मोस्टली आपके पास सॉलिड कैटलिस्ट होता है, आपको उस साइट को अप्रोच करना पड़ता है जहाँ पे वो मॉलिक्यूल होता है और वो हेट्रोजीनियस प्रॉपर्टीज को शो करता है या एक्टिविटी को शो करता है। उस मॉलिक्यूल को आपने अप्रोच करना है, उसकी पोजीशन को लोकेट करना है, डिफाइन करना है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखना है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखना है, फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके उनको चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपके पास जो गैस है ना, ओवरऑल पूरी गैस को आपने देखना है या ओवरऑल पूरे लिक्विड को आपने देखना है, उसके ऊपर एनर्जी फाल करना है। यहाँ पे आपने पहले एक सिंगल मॉलिक्यूल को लोकेट करना है, उसकी पोजीशंस को डिफाइन करना है, फिर उसको जाके हिट करना है, इसलिए ये डिफिकल्ट है। अब समझ आई?
मैम मैं ये पूछ रही थी कि हमने ऊपर कैटलिस्ट की फेज डिफाइन की है कि वो सॉलिड में होगा या गैस, सॉरी लिक्विड में होगा या गैस में होगा, लेकिन यहाँ पे हाँ जो जी, आप कह रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट, वो हमने मेटल सरफेस की देखी है, तो वो मेटल तो सॉलिड है ना, हमने जो वो ऊपर मैंने आपको किया था। एग्जांपल दी है मैंने आपको। देखिए अब वो जो है वो हमने कहा है कि हमारा जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस के केस में। यही आप कह रही है ना? यस, वो हेट्रोजीनियस में है ना, लेकिन होमोजीनियस में वो लिक्विड या सॉलिड ठीक का है, है हमने, सॉरी ठीक है, लिक्विड या तो मैं वही गैस। बता, ठीक है, तो हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में आप ये देखें कि अगर आपका कैटलिस्ट सॉलिड, लिक्विड या गैस है, लेकिन तो आपका जो रिएक्टेंट है उसकी फेज तो आपके कैटलिस्ट जैसी नहीं है। जी। अगर आपका सॉलिड कैटलिस्ट है तो आपका रिएक्टेंट गैसियस है, अगर आपका लिक्विड कैटलिस्ट है तो आपका रिएक्टेंट सॉलिड हो सकता है। हम्म। ठीक है, अगर आपका जो है वो गैसियस कैटलिस्ट है तो आपका रिएक्टेंट लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि दोनों जो दो डिफरेंट फेजेस होती हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है वो कम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, अब आपने अगर आपका जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड है और आपका जो रिएक्टेंट है वो गैसियस है, तो दोनों को इंटरेक्शन में लाने के लिए, दोनों का इंटरेक्शन कराने के लिए आपको सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। आपको याद होगा कि जब हम हाइड्रोजिनेशन पढ़ते थे तो आप निकल की जगह पे एक वर्ड यूज करते थे, रेने निकल। यस। ठीक है, वो क्या होता था कि वो निकल सरफेस के ऊपर भी इफेक्टिवनेस जो थी रिएक्शन की, या उसका जो रेट था या उसकी जो एफिशिएंसी थी वो कम हो जाती थी, तो आपको उसको पाउडर फॉर्म में लेके जाना पड़ता है जी। उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है कि जो गैस है उसके लिए डायरेक्टली सॉलिड सॉलिड के ऊपर आके हेल्ड हो जाना या उसके साथ कैप्चर हो जाना या उसकी सरफेस के ऊपर आके बांड बनाना, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। वो फिजिकल इंटरेक्शन तो उसके साथ कर लेगा, फिजियोज ऑप्शन तो उसके साथ कर लेगा, लेकिन केमीज ऑप्शन जो है वो आपको पता है कि एक डिफिकल्ट टास्क होगी अगर कहीं पे केमीज ऑप्शन की रिक्वायरमेंट। अब क्या करना पड़ेगा कि आपको एक फेज को दूसरी फेज के साथ इंटरेक्ट करवाने के लिए कोई ना कोई चेंज जरूर उसके अंदर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, यानी अगर आप एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर आप उसको चारकोल एक्टिव की सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करवाना चाहते हैं तो चारकोल एक्टिव का भी आपको पाउडर बनाना पड़ेगा। जी। ठीक है, तो क्या होता है कि जब दो डिफरेंट फेजेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, तो क्योंकि एक फेज दूसरी फेज जैसी है ही नहीं, एक की एक्टिव साइट्स दूसरी की एक्टिव साइट्स जैसी है ही नहीं, ठीक है, तो सपोज आपके रिएक्टेंट की जो एक्टिव साइट है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज के कंपेरेबल अपने कैटलिस्ट को बनाने के लिए आपको कैटलिस्ट की जो एक्टिव साइट्स है उनके अंदर वेरिएशन लेके आनी पड़ेगी। लेकिन आपने ये भी कहा है कि आपकी जो कैटलिस्ट की एक्टिव साइट्स हैं वो यूनिफॉर्म है ही नहीं। ठीक है, उनकी हर जगह हर एक्टिव साइट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हर कैटलिस्ट को इंडिविजुअल लेवल पे जाके डील करना पड़ेगा, हर एक्टिव साइट को इंडिविजुअल लेवल पे जाके चेंज करना पड़ेगा। जी। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि उसकी जो मॉडिफिकेशन होगी वो डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, आपने वन बाय वन एक एक साइड पे काम करना। ओके अब क्लियर है? मैम, मैं कुछ और पूछ बाकी रही थी। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, देखिए होमोजीनियस में लिखा हुआ है ना कि मॉडिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट वो डिपेंड करती है मेटल की इन प्रॉपर्टीज पे, तो मेटल हाँ जो जी, तो सॉलिड है ना, लेकिन हमने कहा था कि होमोजीनियस में कैटलिस्ट हमने लिक्विड या गैस लिया हुआ है, तो ये मेटल क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सॉलिड है। ये वाला। हाँ जी ये। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि आपके पास जो मेटल है उसको आप ले अगर यूज कर रहे हैं ना, आपने उसकी जो है मेटल के बारे में ना, हम जनरली हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि मेटल जो है वो आपके पास क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। सॉलिड जी। लेकिन है तो आपके पास जर्मीनियम भी आपके पास एक मेटल ही है। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है। मरकरी भी आपके पास एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है। हम्म। तो मेटल आपके पास एक्चुअली एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशी का नाम है। ठीक है, इसकी फिजिकल स्टेट आपके पास सॉलिड्स के अलावा भी हो सकती है। ओके। और जो हम इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो सबसे ज्यादा मेटल में प्रोमिनेंट होती हैं क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। इसलिए मैंने मेटल की रिस्पेक्ट से बात की। आप इसको मेटल की जगह पे सब्सटेंस भी कर सकते हैं, कैटलिस्ट भी कर सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, लेकिन ये याद रखें कि मेटल्स आपके पास लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म।
ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो होमोजीनियस कैटालिसिस में जिस मैकेनिज्म के थ्रू आपकी कैटालिसिस होती है, आप उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं, आप उसको डिटरमिन भी कर सकते हैं, उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होती है वो आपकी कोई डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच नहीं होती। वहां पे जब रिएक्शन हो जाता है तो उसको ट्रेस करना जो है वो आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। और आप ये प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि इसके बाद क्या चेंज आएगा। यहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर सकते